नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रदीप सिंह भाटिया है और आज हम 11वीं कक्षा का अर्थशास्त्र का एक अध्याय ग्रामीण विकास का दूसरा भाग पढ़ेंगे। हमने पिछले भाग में ग्रामीण विकास अर्थात गांव के विकास के बारे में पढ़ा था कि गांव का विकास एक देश, एक अर्थव्यवस्था के लिए क्यों ज़रूरी है, वहाँ पर क्या क्या कमियाँ हैं, सरकार उन कमियों को दूर करने के लिए गांव के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठा रही है। इस भाग में हम पढ़ेंगे कि ग्रामीण विकास के अलावा ग्रामीण विकास के लिए कृषि क्षेत्र में विविधता, कृषि क्षेत्र में विविधता का अर्थात मतलब क्या हुआ कि हम यह जानते हैं कि किसान गांव में केवल खेती बाड़ी करता है, लेकिन विविधीकरण के अंतर्गत किसान खेती बाड़ी के अतिरिक्त कई और क्रियाएं भी कर सकता है, जिससे उसके ज्ञान में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं उस परिवार की आय में भी वृद्धि होगी। विविधीकरण का अर्थ कृषि क्षेत्र में बढ़ती हुई श्रम शक्ति। विविधीकरण की जरूरत देश में क्यों पड़ी? क्योंकि कृषि क्षेत्र में कहीं ना कहीं श्रम शक्ति अधिक हो रही है, अर्थात श्रमिक बहुत बड़ी मात्रा में है, जितनी आवश्यकता नहीं है। किसी भी क्षेत्र में यदि लोग अधिक होंगे तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में उत्पादकता, उत्पादन, गुणवत्ता में कमी आएगी। जो श्रमिक अधिक मात्रा में हैं, जिनकी आवश्यकता कृषि क्षेत्र में नहीं है, उन्हें गैर कृषि क्षेत्रों में या कृषि से ही संबंधित दूसरे क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, दूध से संबंधित क्रियाएं, बहुत सारे ऐसे काम हैं। इन सभी को हम विविधीकरण कहते हैं। इस प्रकार के विविधीकरण की आवश्यकता सिर्फ इसलिए पड़ी क्योंकि खेती के आधार पर, खेती पर निर्भर रहने के कारण कहीं ना कहीं एक किसान की आजीविका में कमी हुई है, क्योंकि किसान के लिए कृषि में अधिक जोखिम है। इस जोखिम को कम करने के लिए ही कृषि से ही संबंधित अन्य क्षेत्रों में कार्यों के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कार्य कर सकता है, लाभ कमा सकता है, वह अन्य क्षेत्रों में कार्य कर सके। इससे ना केवल उन्हें लाभ मिलता है, बल्कि अन्य क्षेत्रों की तकनीक की ज्ञान भी मिलता है और वह अपने अनुसार कोई भी लाभ वाले क्षेत्र में काम कर सकते हैं। आज भी भारत के कई गांवों में किसान केवल उतनी ही फसल उगाते हैं जिसमें उनके जीवन का निर्वाह हो सके, उनका परिवार चल सके। कई किसान छोटे खेतीहर मजदूर, छोटे किसान ऐसे हैं जो अपनी फसल को बाजार में बेचते नहीं हैं। उसका कारण है कि उन्हें बाजार के बारे में ज्ञान नहीं है या उनके जीवन यापन के लिए उतनी फसल, उतनी खेतीबाड़ी बहुत है। विविधीकरण के कारण कहीं ना कहीं किसानों को नई तकनीक का भी ज्ञान होता है। विविधीकरण के अंतर्गत कई क्षेत्र आते हैं: पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, फल, अन्य क्षेत्र हैं। विविधीकरण होने से कहीं ना कहीं गांव में रहने वाले लोगों की आय में भी वृद्धि होती है। वह कृषि के अलावा कई काम कर सकते हैं: बर्तन बनाना, हथकरघा, शिल्प कलाएं, कोई भी ऐसा काम विविधीकरण के अंतर्गत
ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति या किसान स्वतंत्रता के समय तक जैसा होता था कि केवल भूमि पर निर्भर है, केवल अपनी फसल पर निर्भर है। उसके लिए वैकल्पिक कार्य उपलब्ध कराना विविधीकरण का मुख्य उद्देश्य है। आज तक हमने देखा है कि गांव में अधिकतर महिलाएं कृषि क्षेत्र में लगी होती हैं, जबकि पुरुष गैर कृषि क्षेत्र में अर्थात बाहर के कार्य अधिकतर पुरुष करते हैं। परंतु हाल के वर्षों में ग्रामीण महिलाएं भी गैर कृषि कार्यों में योगदान दे रही हैं। अब मैं आपको विविधीकरण के अंतर्गत पशुपालन क्षेत्र के बारे में बताता हूं। भारत के किसान कहीं ना कहीं मिश्रित कृषि पशुधन व्यवस्था में लगे हुए हैं। जैसे हम जानते हैं प्रत्येक गांव में घर में गाय, भैंस, बकरी ये सब होते हैं और वह इन मवेशियों का पालन करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इनसे आय अर्जित करने के बारे में नहीं सोचा। सरकार ने विविधीकरण के अंतर्गत गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बतख आदि से भी आय के कई क्षेत्र खोले हैं, जिसके अंतर्गत दूध, अंडा, मीट और भी कई प्रकार की वस्तुएं आती हैं। किसी व्यक्ति द्वारा इन वस्तुओं को बाजार में बेचकर लाभ कमाया जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% योगदान केवल पशुपालन क्षेत्र का है, जबकि कुल घरेलू उत्पाद में यह योगदान 4% है। यह 4% बहुत अधिक होता है। पिछले कई दशकों में भारत के दूध उद्योग में भी बहुत अधिक प्रगति हुई है। सन 1951 से 2016 की अवधि में देश में दूध उत्पादन में लगभग 10 गुना वृद्धि हुई है। इसे ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति भी कहते हैं। यह क्रांति सहकारिता की एक प्रणाली है जो 1966 में प्रारंभ हुई। इस प्रणाली में सभी सदस्य किसानों को बाजार में सामूहिक बिक्री के लिए अपने दूध के उत्पाद को इकट्ठा करना होता है। इसके बाद इस दूध की ग्रेडिंग की जाती है और फिर वह संस्था देश के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न कोनों में आवश्यकता अनुसार दूध की पूर्ति करती है। भारत में दूध सहकारिताओं का अधिकेंद्र गुजरात राज्य में है। मैं आपको एक सहकारी क्षेत्र के बारे में बताता हूं। कहीं ना कहीं यह दूध क्षेत्र ने कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय में समानता लाने का भी प्रयत्न किया है। पहले क्या होता था, एक परिवार के पास मान लीजिए 2 भैंसें हैं और उन 2 भैंसों से प्रतिदिन 20 लीटर दूध मिलता है, परंतु परिवार की आवश्यकता केवल 5 लीटर है। अब बाकी का जो बचा दूध है वो किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि गांव में हम जानते हैं कि प्रत्येक परिवार के पास गाय या भैंस होती है, जिससे वह दूध बेकार हो जाता था। तो ऐसे में एक संस्था गुजरात में खुली। उस संस्था का कहना था कि आपके पास आपकी जरूरत पूरी करने के पश्चात जो भी दूध बचता है, चाहे वह 2 लीटर है चाहे वह 20 लीटर है, आप हमारे पास लेकर आइए, हम आपको उसका भुगतान करेंगे। पहले हम यह मानकर चलते थे कि यदि किसी व्यक्ति, परिवार, किसान के पास 1 भैंस है और दूसरे किसान के पास 20 भैंसें हैं, तो जिसके पास 20 भैंसें हैं वह अमीर है। परंतु इस क्रिया ने कहीं ना कहीं आय की समानता में लाने की कोशिश की।
जिस व्यक्ति के पास एक भैंस है वह उस भैंस का अतिरिक्त दूध 2 लीटर या 5 लीटर देकर आय अर्जित कर सकता है, जो वह पहले नहीं कर पाता था। अब यह संस्था उस गांव के विभिन्न परिवारों से, विभिन्न लोगों से दूध लेकर उस दूध से संबंधित उत्पाद जैसे मक्खन, घी या दूध बनाकर आगे बेचती है। इससे कहीं ना कहीं परिवारों को भी आय मिलती है। अगला आता है मछली पालन। मछुआरों के समुदाय के लिए जल यानी जलागार एक मां अर्थात दाता, अन्नदाता जिसे हम बोलते हैं, के समान है। सागर, महासागर, झीलें या छोटे तालाब, यह सभी जलागार मछुआरों के समाज के लिए जीवनदायक स्रोत हैं। आज देश में लगभग 65% मछली उत्पादन अनवर्ती क्षेत्रों में होता है। अनवर्ती क्षेत्र अर्थात भारत के अंदर ही जो छोटी छोटी झीलें हैं, छोटे छोटे तालाब हैं, उनमें मछली उत्पादन, उनसे मछली का क्रय विक्रय किया जाता है। जबकि दूसरी ओर लगभग 35% मछली उत्पादन महासागरीय क्षेत्रों में होता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मछली उत्पादन का योगदान लगभग 0.9% है। मछली उत्पादकों के मुख्य राज्य हैं पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अधिकतर मछुआरे परिवार निर्धन होते हैं। इन्हें रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। इन परिवारों में प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम होती है। इन परिवारों में मछली पकड़ने में बहुत कम महिलाएं लगी होती हैं। समुद्र में मछली पकड़ने पुरुष ही जाते हैं, परंतु फिर भी मछली उद्योग का 60% निर्यात और 40% आंतरिक व्यापार का संचालन महिलाओं के हाथों में है। दुनिया में मछली उद्योग में भारत तीसरे स्थान पर है। मछली उद्योग कहीं ना कहीं लोगों के लिए रोजगार का अवसर भी है। अगला आता है बागवानी। भारत की जलवायु और मौसम कहीं ना कहीं सभी प्रकार की फसलों के लिए, सब्जियों के लिए अनुकूल है। भारत में कई प्रकार के बागान उत्पादनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे फल, सब्जियां, रेशे वाले फल, औषधि, मसाले, चाय, कॉफी इत्यादि। और यह सभी फसलें रोजगार के साथ साथ भोजन और पोषण भी उपलब्ध कराने में बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। आज भारत कहीं ना कहीं चाय, कॉफी का निर्यात करता है तथा उसका अपने ही देश में उपभोग भी बहुत बड़ी मात्रा में करता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6% योगदान बागवानी क्षेत्र का है। भारत का आम, नारियल, काजू, केले, इन जैसे फल और अनेक प्रकार के मसालों का उत्पादन भारत में अच्छे स्तर पर होता है और भारत इनके उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश माना जा रहा है। कुल मिलाकर फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। अर्थात इस क्षेत्र में होने वाले उत्पादों का स्वयं उपभोग भी करता है तथा बड़ी मात्रा में अन्य देशों को निर्यात भी करता है। बागवानी में लगे हुए
बहुत से लोगों की आर्थिक दशा में भी सुधार हुआ है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आय प्राप्त होती है। बागवानी क्षेत्र में फूल भी आते हैं। इन फूलों का उत्पादन, इन फूलों का निर्यात, क्रय विक्रय, और कहीं ना कहीं बागवानी क्षेत्र हो या मछली पालन हो या पशुपालन हो, बीच में बिचौलिए भी होते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं आय का स्रोत मिलता है। बागवानी क्षेत्र में कई प्रकार की संस्थाएं आती हैं जो इन बागवानी क्षेत्रों में उत्पादों को किसानों से प्रत्यक्ष रूप से खरीद लेती हैं। यह संस्थाएं भारतीय भी हैं और विदेशी भी हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में बागवानी क्षेत्र से फल और सब्जियां प्रत्यक्ष रूप से किसान से खरीद लेती हैं। इससे किसान की आय में बहुत अधिक वृद्धि होती है। परंतु प्रत्येक क्षेत्र की तरह बागवानी क्षेत्र में भी कुछ समस्याएं हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है, जैसे बिजली, भंडारण प्रणाली। अब फल और सब्जी, इनका भंडारण कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज में होता है। खुले में रखने पर यह खराब हो जाती हैं। तो भंडारण की सुविधा इस क्षेत्र में उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। बाजार के साथ सही तालमेल बैठना, तकनीक का ज्ञान, ये भी कई चीजें ऐसी हैं जो कि बागवानी क्षेत्र हो, चाहे मछली पालन हो, पशु, कोई भी क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में यह समस्याएं समान है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी ने, सूचना की तकनीक ने बहुत अधिक विकास किया है। अब यह कहीं ना कहीं कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के विकास में भी सहायक है। सूचना की तकनीक से पता लगता है कि आने वाले समय में मौसम कैसा होगा, बाढ़ की संभावना है या नहीं, वर्षा कब होगी, जलवायु में कोई बदलाव होने की संभावना है या नहीं। उसके आधार पर इन क्षेत्रों में बदलाव लाया जा सकता है। तकनीक के द्वारा बाजार में विभिन्न वस्तुओं की कीमतों का ज्ञान होता है। किसान को पता लगता है कि उसकी फसल के लिए कौन सी मंडी अच्छी है, कौन से उर्वरक उसे प्रयोग करने चाहिए, कौन सा रसायन बाजार में नया आया है। कृषि से संबंधित तकनीक और कई यंत्रों का ज्ञान भी मिलता है। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पहले तक तो हम यह समझते थे कि तकनीक का प्रयोग केवल उद्योगों में हो सकता है, परंतु आज के समय में तकनीक का प्रयोग बड़े स्तर पर कृषि क्षेत्र में होता है। ट्रैक्टर एक प्रकार से तकनीक है। जलवायु में परिवर्तन होगा, कैसा होगा, इसे हम कहीं ना कहीं सैटेलाइट के द्वारा देखते हैं, जो भी एक तकनीक है। भारत के अनेक भागों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ग्रामीण विकास के लिए किया जाता है। अब अगला विषय जैविक कृषि। जैविक कृषि अर्थात वह पद्धति, सीधी सादी भाषा में अब तक भारत में किसान कहीं ना कहीं रसायन, उर्वरक, इन सब का प्रयोग करते रहे हैं। क्यों? उत्पादन अधिक करने के लिए। परंतु इससे कहीं ना कहीं उत्पादकता तो अधिक होती है, लेकिन भूमि के उपजाऊपन में कमी हो जाती है। हम जितना अधिक रसायन प्रयोग करेंगे,
भविष्य में भूमि की उत्पादकता घटेगी। जैविक कृषि के अंतर्गत रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता। आज दुनिया भर में जैविक कृषि के पदार्थों की मांग बहुत अधिक है, क्योंकि यह पौष्टिक होते हैं, क्योंकि इनमें रसायन नहीं मिला होता। आज जैविक पदार्थों का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। जैविक कृषि के लिए पशु खाद, कंपोस्ट अर्थात हरी कंपोस्ट, जो कि घर में ही खाद तैयार कर ली जाती है, उसका प्रयोग किया जाता है। भारत में खेती में बहुत अधिक रसायन पदार्थों का प्रयोग होने लग गया था और कहीं ना कहीं भूमि की उत्पादकता घटने लग गई थी, भूमि बेकार हो गई थी, भूमि के उपजाऊपन में भी कमी हुई, पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इन सभी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जैविक कृषि का आविष्कार हुआ। अर्थव्यवस्था में, बाजार में जैविक कृषि आई। यह तकनीक एक तरफ सस्ती भी है और महंगी भी है। सस्ती इसलिए क्योंकि महंगे रसायन खरीदने की जरूरत नहीं है। महंगी इसलिए क्योंकि इस उत्पाद को संग्रह करने में बहुत अधिक खर्चा आता है। आज विश्व में स्वास्थ्य पर बहुत अधिक धन खर्च किया जाता है और कहीं ना कहीं यह जैविक पदार्थ, जैविक कृषि की मांग विश्व भर में बहुत अधिक हो रही है। आज कृषि क्षेत्र में कई लोग जैविक कृषि की तरफ जा रहे हैं। जैविक कृषि लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। जैविक कृषि में कई समस्याएं भी हैं। आज भी लोगों को इस क्षेत्र में जागरूक करने की आवश्यकता है। जैविक उत्पाद बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उनके भंडारण की समस्या भी है। आज हमने कृषि क्षेत्र के विविधीकरण के बारे में पढ़ा, जिसमें मछली पालन, पशुपालन, बागवानी, जैविक कृषि आदि आए। आज की कक्षा पढ़कर आपको इन क्षेत्रों के महत्व के बारे में पता चला होगा तथा आप भी आगे चलकर इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। आपको पता चला होगा कि किसी भी देश के विकास के लिए ग्रामीण विकास बहुत जरूरी है। बिना ग्रामीण विकास के उस देश का विकास संभव नहीं है। अक्टूबर 2014 में भारत सरकार ने सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र में सांसद आदर्श ग्राम योजना नाम से एक योजना बनाई थी, जिसमें प्रत्येक सांसद अगर चाहे तो कोई भी एक गांव को गोद लेकर उसका विकास कर सकता है और जब उस एक गांव का पूर्ण रूप से विकास हो जाए तो वह अन्य गांव का विकास कर सकता है। इस प्रकार की कई योजनाएं सरकार द्वारा समय समय पर चलाई जाती हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गांव के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं और गांव के विकास में सहायक होती हैं। आशा करता हूं आपको आज का अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। नमस्कार।